अब छोटा सा एक टॉपिक आपके हेडिंग डालो भारतीय संविधान। बाकी तो संविधान पढ़ा होगा ना आपने, राजस्थान वाला। राजस्थान पॉलिटी तो हुई ना आपकी, राज्यपाल मुख्यमंत्री नहीं हुए, तो वो संविधान में एक भाग राज्यपाल वाला भी होता है। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, ये 2 दिन में अपना टॉपिक हो जाएगा, आज और कल में। भारतीय संविधान क्वेश्चन पहले बता देता हूं, स्रोत से आएगा। स्रोत से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है, मजाक की बात नहीं है। लेवल 1 में क्वेश्चन अगर आया संविधान से एक आएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन आने हैं सामाजिक में, तो मुगल और उसमें, तो उसमें क्या है, स्रोत होते हैं ना, ये मूल अधिकार कहां से लिया, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए, मूल कर्तव्य कहां से लिए, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है। भारतीय संविधान की जो सबसे पहले मांग की गई थी, अगर आपको पूछ लिया जाए कि संविधान किसने बनाया, संविधान सभा ने, और उसकी मांग जो सबसे पहले की गई वो कब की गई, 1934 में, और ये मांग करने वाला व्यक्ति था एम.एन. रॉय। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना, भारतीय संविधान हेडिंग डालो, पहला पॉइंट लिखो, भारतीय संविधान सभा की, भारतीय संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग करने वाला, औपचारिक रूप से मांग करने वाला पहला व्यक्ति, औपचारिक रूप से मांग करने वाला पहला व्यक्ति एम.एन. रॉय था। एम.एन. रॉय, पहला व्यक्ति एम.एन. रॉय था। फिर ऐसे बेसिकली आपको पूछा नहीं जाएगा पर बता देता हूं। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, लिनलिथगो ने कई प्रस्ताव रखे, लेकिन वो सब फेल हो गए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की मांग को सब में ठुकरा दिया गया। क्योंकि उस समय पाकिस्तान को अलग करने की मांग चल रही है 1940 के बाद, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना और बाद में मुस्लिम लीग चाहते थे कि पाकिस्तान अलग देश बने और भारत अलग बने। उस समय 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ ले कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके प्रावधानों के अनुसार हुआ, कैबिनेट मिशन, और ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में, कैबिनेट मिशन 1946। तो अगला आप हेडिंग डालो, कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946। 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। बहुत सरल है संविधान, आप एक बार सुन लेना, उसके बाद एक बार रीडिंग मार लेना, रटने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल याद, आर्टिकल में दिक्कत आती है, अनुच्छेद में। बाकी प्रावधान बहुत सिंपल रहते हैं संविधान में। तो आर्टिकल 2-4 जो इंपॉर्टेंट लगे हैं आपको, सीधा सीधा जैसे भारत का एक राष्ट्रपति होता है ऐसे। इसके अलावा 5-10 मूल अधिकार हैं जो पूछ लेते हैं कई बार। आरटी तो आप पढ़ते भी हो, राइट टू एजुकेशन भी मूल अधिकार है जैसे एक। उसके अलावा अनुच्छेद रटने की जरूरत नहीं है। अब कैबिनेट मिशन पूछ ले अगर आपको तो 1946, रिपोर्ट पूछे तो ठीक है, 16 मई 1946 को। ये 3 सदस्य थे इसमें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। और वो ये पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा सदस्य कैबिनेट में शामिल नहीं था, तो उसमें से 4 में से 3 तो ऑप्शन वो देंगे जो कैबिनेट के सदस्य थे, और 1 देंगे जो सदस्य नहीं थे, है ना। तो इसमें कैबिनेट मिशन में अगला पॉइंट लिखना, भारतीय संविधान सभा का निर्माण, भारतीय संविधान सभा का निर्माण, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार हुआ। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार हुआ, कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार हुआ, के अनुसार हुआ। ये एक 3 सदस्यीय आयोग था, ये एक 3 सदस्यीय, ये 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 3 सदस्यीय
3 सदस्यीय आयोग था। ये जो सामाजिक अध्ययन वाले टॉपिक अलग से आपको ऐसे करवाने का मतलब ये भी है कि जैसे ये अगर नहीं करवाए जाते, जनरली नहीं भी करवाते, अगर नोट्स भी दिए जाते हैं आप किसी बुक से पढ़ोगे तो उसमें जो एसएसटी वाला पोर्शन है वो कट पेस्ट किया हुआ है और वो हो जाता है फिर लेंदी कि कितना छोड़ना होता है और कितना पढ़ना होता है। एक बार सुनने से क्या होता है, कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे याद रह जाते हैं, जैसे प्रारूप समिति ऐसे कि BR अम्बेडकर उसका अध्यक्ष था। अब इसमें और नहीं तो इतना तो याद रह ही जाएगा कि भाई 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। अब इनके मैं नाम लिखा देता हूं, उसमें से 2-3 नाम, एक नाम तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा, केवल सरनेम याद रख लेना काम हो जाएगा। जैसे मैं 1857 की क्रांति पढ़ी आपने, AGG कौन था? लॉरेंस, उसका नाम था पैथिक लॉरेंस। और यहां पर है वो उसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस, यहां पर है पैथिक लॉरेंस। तो आपको लॉरेंस नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर नाम याद रखना है, क्रिप्स नाम ध्यान में रखना है। तो 3 सदस्य हो गए, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। तो ये 3 सदस्यों के नाम लिखो, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ये क्या था इसका अध्यक्ष। एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था, एवी अलेक्जेंडर था और स्टेफोर्ड क्रिप्स था। ये 3 क्या थे इसमें सदस्य। इन्होंने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन में भी पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया क्योंकि बोले अल्पसंख्यक हैं ये, तो ऐसे तो कोई भी मांग लेगा देश। तो पाकिस्तान की मांग नहीं मानी गई थी और संविधान सभा का जब निर्माण किया गया तो पूरे भारत की जो संविधान सभा थी उसमें 389 सदस्य थे। टोटल सदस्य कितने थे? 389। उसमें से जो चुनाव हुए तो सबसे बड़ा दल उभर कर आया कांग्रेस। जब 389 का चुनाव, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं, पहले बात सुन लेना, ये कैसे चुने गए हैं? अप्रत्यक्ष, यानी इनका डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था। मैं बता दूंगा कि अप्रत्यक्ष कैसे थे। तो इनमें एक पार्टी जो सबसे बड़ी उभर के आई वो कौन सी थी? कांग्रेस को सीट मिली थी इसमें 208 सीट मिली थी और मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीटें। तो आप खुद देख सकते हो मुस्लिम लीग बैकफुट पर है संविधान सभा में। कोई भी फैसला होगा वो कांग्रेस आराम से कर सकती है क्योंकि उसके सदस्य हैं 208 और मुस्लिम लीग के हैं 73। तो जैसे जैसे संविधान सभा चलने लगी तो ये मुस्लिम लीग अड़ंगे लगाने लग गई। कोई भी ऐसे बातें पारित नहीं होने देते थे, कोई बात होने ही नहीं देते थे, देखते हो ना, विपक्ष के रूप में। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अब चाहे पाकिस्तान, ये मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चाहे या ना चाहे, हम चाहते हैं। क्योंकि कई बार आपको कोई परेशान करता है तो आप लास्ट में इरिटेट होकर यही तो कहोगे कि भाई आप ले लो पाकिस्तान, क्योंकि परेशान कर लिया, काम करने ही नहीं दे रहे संविधान सभा को। फिर तो भला हो नेहरू जी का, जो माउंटबेटन की पत्नी के साथ थोड़ी बातचीत चली उनकी, तो वाइस राय था लॉर्ड माउंटबेटन, जल्दी से बुलाया उसको, रेड क्लिफ को, बोले जल्दी से तू सीमा बना और यहाँ से मैं जाऊं वरना लोग कल को बातें बनाएंगे। ऐसे भी कहा जाता है कि माउंटबेटन के जाने के बाद भी उसकी पत्नी यहीं रही थी। तो ये तो ज़्यादा नेहरू जी बेटर बता सकते हैं। ये ऑफिशियली न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, मजाक की बात नहीं है, ये ऑफिशियली छपा हुआ है कि ऐसा कुछ था। तो 14 अगस्त को तो पाकिस्तान और 15 अगस्त को हो गया भारत आजाद, मतलब अलग हो गए, दोनों का बंटवारा हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान, तो अब अलग करेंगे तो जो 389 में पाकिस्तान के प्रतिनिधि हैं वो तो अलग हो ही जाएंगे क्योंकि वो तो अपने देश में चले जाएंगे। तो जब इसका पुनर्गठन हुआ संविधान सभा का तो इसमें 299 सदस्य थे। कितने थे? 299। तो दोनों ध्यान में रखने हैं कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। और विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य शेष रहे? 299, क्योंकि जो 90 सीटें थी वो पाकिस्तान के प्रांतों से थी, तो पाकिस्तान अलग हो गया तो वो हिस्सा अलग ही हो गया और भारत में बची 299। जनरली 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को रखा गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रिप्रेजेंट करेगा संविधान सभा में। ये किसके प्रावधान थे? कैबिनेट
मिशन के। तो 3 सदस्य हो गए। अगला पॉइंट लिखना, 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया तथा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से बताऊंगा कैसे हुआ अप्रत्यक्ष रूप से। कई सोच रहे होंगे कि उस समय अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हो सकता है, वो भी बात करेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। अगला पॉइंट लिखना, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए तथा संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। 389 389 कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। तो उस समय भारत में ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे 11। ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11। इन ब्रिटिश प्रांतों में वहां की जो स्थानीय विधानमंडल थे, जो विधानसभाएं बनी हुई थी, उन्होंने प्रतिनिधि चुन के भेजे थे। जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है वर्तमान में, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए विधायक सांसद चुनकर भेजते हैं। तो उन ब्रिटिश प्रांतों में जो स्थानीय विधानमंडल थे, उनमें जो सदस्य जनता ने चुनकर भेजे थे, वो उसको आगे संविधान सभा में भेजेंगे। तो किस प्रकार का चुनाव हो गया? अप्रत्यक्ष। तो ब्रिटिश प्रांत जो 11 थे, यहां से सदस्यों की संख्या थी 292 सदस्य। तो 389 में से 292 सदस्य कहां से आए? ब्रिटिश प्रांतों से। उस समय पूरे भारत में 4 चीफ कमिश्नरी थी, जिनमें से एक अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में भी थी। पढ़ा होगा आपने अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरी 4 थी। अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये 4 क्या थी? चीफ कमिश्नरी थी, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां से कितने सदस्य आएंगे? 4। सबसे एक तो कितने सदस्य आ गए? 4 सदस्य। कितने हो गए? ये 296 सदस्य बच गए। अब कितने? 93। ये 93 क्या थे? मनोनीत। कहां से? देसी रियासतों से। और इनकी सदस्य संख्या कितनी थी? 93। ये लो 389 का वर्गीकरण लिख लो। ये ऐसे कैसा कि 389 सदस्य कहां से आए हैं? 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी से और 93 मनोनीत हैं देसी रियासतों से। वो बताऊंगा अभी। 296 में है वो, 292 में नहीं है, 96 में है। देखो 208 तो जीते कांग्रेस के, 73 जीते मुस्लिम लीग के, 4 जीते यूनियनिस्ट पार्टी के, 1 जीता कांग्रेस से अलग कर्षक पार्टी से, 3 पार्टियां छोटी छोटी और थी उनसे। तो 73 और 208 कितने हुए? 281। 4 यूनियनिस्ट पार्टी कितने हो गए? 85। उसके अलावा 3 सदस्य और थे, 8 निर्दलीय भी थे। तो ऐसे करके कितने हुए? ये 296। पर हमें तो 2 का ही ध्यान में रखना है। एक तो किसका ध्यान में रखना है? कांग्रेस का। कितनी सीटें? 208। और एक ध्यान में रखना है मुस्लिम लीग, इसका कितने आए? 73। तो 208 और 73 281 तो ये थे। इसके अलावा 8 सदस्य निर्दलीय जीत के आए 289, 4 सदस्य जीत के आए यूनियनिस्ट पार्टी से
200 नहीं, 3 सदस्य, 292, और 4 छोटी छोटी पार्टियां और थी, जैसे कर्षक प्रजा पार्टी ऐसे। तो हमें तो केवल ये ध्यान में रखना है कि कांग्रेस 389 में से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 208, और मुस्लिम लीग को कितनी मिली, 73। तो आगे लिखना, संविधान सभा में सीटों का विभाजन, संविधान सभा में सीटों का विभाजन, संविधान सभा में सीटों का विभाजन सामान्य 213 सीटें, मुसलमान 79 सीटें, सिख 4 सीटें, 296 सीटें। तो संविधान सभा में आरक्षण दिया गया था। आरक्षण का मतलब है 213 सीटों पे कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, 79 सीटों पर मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा, और एक खास बात और पता है आपको, वोट देने वाले भी मुसलमान ही होंगे। ये था उस समय जो पार्लियामेंटो था ना, जो आरक्षण दिया गया था, वो अलग टाइप का था। वर्तमान में तो क्या होता है, जैसे एससी की सीट आई, एसटी की सीट आई, निर्वाचक मंडल होता है, जैसे गांव में जैसे सरपंच आया कि एससी का होगा, तो उस गांव में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है सभी वोट देते हैं। पर उस समय ऐसा नहीं था। जहां पर मुसलमानों के लिए आरक्षित सीट है, वहां पर प्रतिनिधि भी मुसलमान होगा, और उसे वोट देने वाले व्यक्ति भी क्या होंगे, मुसलमान होंगे। तो ये तो क्या दिया गया था, 296 सीटों में आरक्षण। अब हम बात करते हैं चुनावों का परिणाम, चुनावों का परिणाम। चुनाव का परिणाम में 2 पार्टियों की सीटें लिख लो। कांग्रेस को मिली 208 सीटें, और दूसरा जो विपक्ष था मुस्लिम लीग, उसको मिली 73 सीटें। कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें। ये हो गया चुनाव का परिणाम। नोट लगा के लिखना। क्या हो गया, लिखो। नोट में पहला पॉइंट लिखना, हैदराबाद, हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी, एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने, एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में, जिसने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, प्रतिनिधि नहीं भेजे। अतः संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने वाली सबसे बड़ी रियासत, प्रतिनिधि भेजने वाली सबसे बड़ी रियासत बताओ कौन सी थी, बताएगा कोई? मैसूर थी। मैसूर, टीपू सुल्तान वाली, कर्नाटक। मैसूर, पहले मैसूरी थी रियासत, बाद में कर्नाटक ये राज्य बने। मैसूर अब भी है शहर, मैसूर थी। तो क्या है, हैदराबाद से मनोनीत सदस्यों की संख्या थी 16, लेकिन हैदराबाद ने भाग ही नहीं लिया। तो मैसूर से कितने थे, 7। तो सबसे बड़ी देशी रियासत कौन सी हो गई अब, मैसूर, जिसने कितने प्रतिनिधि भेजे हैं, 7। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये। नोट में दूसरा पॉइंट लिखना, महात्मा गांधी,
महात्मा गांधी, तेज बहादुर स्प्रू, तेज बहादुर स्प्रू, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, तेज बहादुर स्प्रू, जयप्रकाश नारायण, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जयप्रकाश नारायण को तो कहा भी गया था कि भाई आप संविधान सभा के सदस्य क्यों नहीं बनना चाहते, तो इन्होंने कहा कि ऐसी सभा जिसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ है उसका मैं सदस्य नहीं बन सकता। अगर प्रत्यक्ष होता, जनता चुनती डायरेक्ट, तब मैं बनता। इसलिए ये अप्रत्यक्ष के विरोध में थे और प्रत्यक्ष उस समय संभव नहीं था। नहीं, ये बात तो अच्छी है, लेकिन आगे भी सुनो। उस समय भारत में परिस्थितियों में प्रत्यक्ष चुनाव संभव नहीं थे। जैसे वर्तमान में संविधान सभा को जब कहा गया, भीमराव अंबेडकर ने क्या है कि एक एक आर्टिकल को एक्सप्लेन किया था, प्रारूप समिति ने बनाया 395 अनुच्छेद, तो जैसे जैसे ये बनते गए तो वैसे वैसे इनको प्रेजेंट किया गया संविधान सभा के सामने। तो जिसको भी क्रॉस क्वेश्चन करने थे भीमराव अंबेडकर से किया। तो भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन किया गया कि भाई आप राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा पद है, क्योंकि हम गणराज्य हैं, तो ये चुनाव होने हैं, तो आप इसको अप्रत्यक्ष क्यों ले रहे हो। तो उस समय की स्थिति ऐसी थी कि पूरे भारत में एक व्यक्ति का चुनाव एक साथ नहीं करवा सकते, क्योंकि एक तो पैसे का खर्चा होना है और दूसरा मशीनरी का दुरुपयोग, तीसरा चुनाव करवाने के लिए आदमी चाहिए। इसीलिए तो अभी एक देश एक चुनाव की अभी अधर में लटका हुआ है। एक देश एक चुनाव का मतलब जितनी भी विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, उन सब का चुनाव एक साथ होगा। भी सुना होगा ना, एक कंसेप्ट चलता रहता है, एक देश एक चुनाव। उसके पीछे का कारण यही है। अब आप सोचो, पूरे भारत में एक व्यक्ति का चुनाव करवाना प्रत्यक्ष रूप से कितना लेंदी हो जाता है। और हमारे आपको पता ही है वो प्रतिशत तो 60 निकलता है चुनाव में वोट देने का, 60 निकलता है। ये कम होता जाता है, सरपंच भी अधिक होता है। सरपंच तो क्या घर से भी उठा लाता है। फिर उसके बाद विधायक में और कम होता है। सांसद में देखना आप, चुनाव प्रतिशत और कम हो जाता है, क्योंकि क्षेत्र बढ़ जाता है ना। अब पंच में तो पूरे पड़ेंगे वोट, वो बाहर से और बुलवा लेते हैं। सरपंच तो कोई दुबई उबई, और नहीं भी आता तो अपने आदमी को वोट दिलवा लाते हैं। तो ये भी करते हैं। तो ये संभव नहीं था, इसलिए क्या लिया हमने, अप्रत्यक्ष। उसके बाद अगला पॉइंट लिखना, तीसरा नोट में ही, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू ऐसी, तथा एनी मेस्किरनी, एनी मेस्किरनी, एनी मेस्करनी देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली, देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला सदस्य थी। एकमात्र महिला सदस्य, एकमात्र महिला सदस्य थी। ब्रैकेट में लिख लो कहां से आई, जो ट्रावनकोर कोच्चि, ये ले कहां से आई, ये ले यहां से आई, ट्रावनकोर कोच्चि, केरल में पड़ता है अभी। ट्रावनकोर कोच्चि रियासत थी देसी, तो वहां से एनी मस्करनी आई। तो एकमात्र 15 में से बाकी 14 जो महिलाएं थी, ये तो निर्वाचित थी प्रांतों से, और ये एकमात्र महिला थी जो मनोनीत थी। ठीक है। अब हाँ, अब लिखो, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, आपके सिलेबस में लिखा है ना, 5 मिनट का योगदान है। 15 सदस्यों के नाम है, सॉरी 12 सदस्यों के, 12 सदस्यों के नाम है। इतना ही योगदान है और कोई योगदान नहीं। अब कोई भीमराव अंबेडकर घूमता फिरता मूल अधिकार अजमेर में लिख गया तो पता नहीं, बाकी राजस्थान का यही योगदान है।
तो लिखो संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, ये लिख लो संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य। तो आपका एक सिलेबस का पॉइंट और हो गया, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। उसमें यही है, 12 सदस्य हैं। अब अगर ये अलग से नहीं लिखते तब हम लिखते 12 सदस्य, इतना ही याद रखते, पर वो अलग से लिखा है उसने, तो ये 12 सदस्य भी याद करने पड़ेंगे हमें। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य 12 थे, 12 सदस्य थे भाई। 5 क्या थे? 5 मिनट में, हाँ इतना टाइम लगेगा तो। वीटी कृष्णामचारी क्या? कौन ये बोला क्या फिर से? मैं क्या हूं? क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुझे तो ये बोलना चाहिए मैं बुरा हूं। वीटी कृष्णामचारी जयपुर। तो अपना सिलेबस तो ऐसे होता है, वीटी कृष्णामचारी। वीटी कृष्णामचारी। कोई और भी बच्चा हुआ हो कहीं कोई सिलेबस में तो बता देना मुझे। वीटी कृष्णामचारी जयपुर। हीरालाल शास्त्री, क्या बच गया इंग्लिश? वो तो 8 बजे बाद क्लास लगाते नहीं है ये। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जयपुर, एक ही दिन लगेगी फिर। हीरालाल शास्त्री जयपुर। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास जोधपुर। ये 5-7 मुझे जो याद है वो लिखा देता हूँ, बाकी आप लिख लेना। जय नारायण व्यास जोधपुर। माणिक्य लाल वर्मा, उदयपुर कर देते हैं ना, थोड़ा ठीक लगेगा। मेवाड़ में तो कुंभलगढ़ भी आता है। माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता उदयपुर। राज बहादुर भरतपुर। रामचंद्र उपाध्याय अलवर। अलवर। सरदार सिंह खेतड़ी। जसवंत सिंह बीकानेर। दलेल सिंह कोटा। गोकुललाल असावा शाहपुरा। प्रधानमंत्री भी बना था एकीकरण में, दूसरे चरण में। सोगो माही, शोभालाल कुमावत, गोकुललाल असावा। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अजमेर मेरवाड़ा। ये 12 सदस्य थे राजस्थान से। ये मुकुट बिहारी लाल भार्गव लिखो ना तो इसके साथ लिख लेना एकमात्र निर्वाचित सदस्य। देखो चीफ कमिश्नरी से है ये, देशी रियासतों से तो मनोनीत हुए हैं, 296 निर्वाचित में एकमात्र है राजस्थान से। तो पूछ ले कि राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित कौन था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। किसको? एम फणीकर को। एम फणीकर राजस्थान से नहीं थे ना, तो नहीं, ये रहे ना आपके सामने, राजस्थान का प्रतिनिधि तो आपके सामने है।
बीकानेर से ये गया है ना, जसवंत सिंह गया है। ये मनोनीत है 11 तो, और ये 12वां, क्योंकि उस समय उत्तरदायी शासन की मांग चल रही थी, आपने देखा होगा। वो कई तो कह रहा था मैं डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं, चंद्रवीर सिंह अरे वो। और सबसे पहले शायद ये शाहपुरा ने किया था कि साइन उत्तरदायी शासन के लिए, बीकानेर ने किया था क्या सबसे पहले? बीकानेर ने तो लागू किया था सबसे पहले। हाँ लागू, क्योंकि गोकुलाल सभा को उसने प्रतिनिधि, उसमें मंत्रिमंडल क्या होता है उसमें शामिल किया था ना। ठीक है, ये 12 लिख लो, और इसमें मुकुट बिहारी लाल भार्गव के साथ लिख लो एकमात्र निर्वाचित सदस्य, एकमात्र निर्वाचित सदस्य, एकमात्र निर्वाचित सदस्य। और फिर लिखो विभाजन के बाद, विभाजन के बाद एकमात्र निर्वाचित पूछ ले तो ये मुकुट बिहारी लाल भार्गव, सबसे लंबा लाइन नाम देख लेना। इसमें लिखो विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, विभाजन के बाद संविधान में सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। ये लो 299 का विभाजन भी लिख लो। विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299। 389 वाला ज्यादा ध्यान रख लेना आप लोग, सीधा सीधा ही 389, विभाजन याद रहे ना रहे कोई बड़ी बात नहीं। 389 चीफ कमिश्नरी से 3, क्योंकि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में गया, तो 4 थे पहले, तो उसमें बलूचिस्तान तो गया। ठीक है, इसके बाद लिखना ऐसे लिख लो संविधान सभा की बैठकें, हेडिंग डालो संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की बैठकें। पर तू इंसान जैसा लगने लग गया अब। संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की बैठकें लिखो। पहली बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। 211 प्रतिनिधि शामिल, 211 प्रतिनिधि शामिल, 211 प्रतिनिधि शामिल, 10 महिलाएं, वरना ये 211 भी नहीं आते। 200 आप भी तो आते हो क्लास लेने का ही। 211 प्रतिनिधि शामिल, 10 महिलाएं, अस्थायी, अस्थायी अध्यक्ष। तो पहली बार में वो जैसे प्रोटेम स्पीकर को बनाते हैं ना, तो पहली बैठक में अध्यक्ष तो बना नहीं, तो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को बनाने का रिवाज चल रहा है, अभी भी बनाते हैं ना, जैसे लोकसभा की पहली बैठक होती है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और एसएसटी की पात्रता में पूछा भी था शायद, ये या तो इनका पूछा था या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, या तो अस्थायी पूछा था या स्थायी, अस्थायी पूछा था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें काम की चीज यही ध्यान में रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट, कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर लिखो 11 दिसंबर 2019,
अरे 2019 कहाँ, वो योजना याद आ गए 1946। ये दिसंबर आते हैं, 100 गहलोत याद आता है ना, तो 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ये अस्थायी अध्यक्ष बन गए अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में जब संविधान लागू होता है तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर लिखो संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। देखो संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे थे वी.टी. कृष्णामचारी, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामचारी, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामचारी, ये उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। फिर लिखो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने, इनका भी आज़ादी में बड़ा योगदान था। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। देखो आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप संविधान सभा को आलोचनात्मक रूप से पढ़ोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आलोचना करती हैं संविधान की। जैसे कई बार चलते चलते लोग कह देते हैं कि ये तो उधार ली गई वस्तुओं का संग्रह मात्र है, क्योंकि हमने वहाँ से ये ले लिया, वहाँ से ये ले लिया। लेकिन वास्तविक पक्ष ये था, B.R. अम्बेडकर को जब ये क्वेश्चन किया गया कि आप ऐसे ऐसे उठा रहे हो, ये तो एक तरह से कॉपी है, तब उसने एक बात कही थी कि अमेरिका ने अगर मूल अधिकार दे दिए तो क्या हम हमारे नागरिकों को मूल अधिकार नहीं देंगे? देंगे ना भाई, जैसे अमेरिका ने मूल अधिकार दिए तो हम भी देंगे। तो ये अमेरिका से स्रोत तो ले लिया हमने मूल अधिकार, लेकिन भारतीय परिस्थितियां और अमेरिका की परिस्थितियां एक जैसी थोड़ी हैं। वो तो भारत तो सबसे नया लोकतंत्रों में एक आता है, 70 साल ही तो हैं लोकतंत्र को, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। तो उसने कहा कि भारतीय परिस्थितियों में दूसरी आलोचना होती है कि ये तो वकीलों का स्वर्ग है। सुना होगा कि संविधान सभा के बारे में कहते थे वकीलों, अरे तो दूसरे किसान को ले जाकर बैठा देंगे वहां, तो उसको तो पता ही नहीं है ना। वकील को कम से कम चीजों का पता तो है ना टेक्निकली, कि कैसे चीजें शामिल करनी है, कैसे चीजें शामिल नहीं करनी। तीसरा कहते हैं कि ये एक वर्ग का प्रभुत्व था, और वर्ग का नाम आता है हिंदू, कि हिंदू वर्ग का प्रभुत्व था। अरे भाई, जब भारत की जनसंख्या 70-80% से ज्यादा हिंदू है तो संविधान सभा में सदस्य कौन जाएंगे? हिंदू ही जाएंगे। तो एक आलोचना का पक्ष है, एक उसकी कटाक्ष है। एक ने कहा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, कि यह तो केवल कांग्रेस का प्रभुत्व वाली संस्था है। अरे उस समय कोई दूसरी पार्टी थी नहीं, थी एकमात्र कांग्रेस, तो कांग्रेस का हो गया। फिर किसी ने कहा कि ये तो पैसे वालों की पार्टी थी। अरे तो सामान्य वर्ग, आपको पता है जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तब जो सबसे पहला दल बना था नरम दल, नाम भी सुना होगा आपने, जो नरम दल में रहते थे ये, और फिर बाद में गरम दल में लाल पाल बाल पढ़ते हो आप। नरम दल के लोग जो थे, इनकी पहली उपलब्धि पता है क्या थी? भारत को यह बताना कि आप गुलाम हो। 1885 तक हमें यह भी नहीं पता था कि हम गुलाम हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। हमें लगता था, पता है आपको पहला स्टेटमेंट क्या था उस समय, इस समय का, कि पत्र में लिखा था इन्होंने याचना में कि ये भगवान की अनन्य कृपा है कि अंग्रेज हम पर अधिकार, मतलब अंग्रेज हम पर शासन करने आए। ये सोचते थे भारत के लोग कि इन्हें भगवान ने भेजा है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। हंसने की बात नहीं है, पढ़े लिखे नहीं थे, जागरूक नहीं थे। तो सबसे पहला काम तो ये तो करो आप कि आप गुलाम हो। इसीलिए तो 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई, क्योंकि सबके अपने अपने निजी हित थे। एक जगह भी आपने पढ़ा क्या स्वतंत्रता के लिए लड़े थे? किसी की तो पेंशन बंद हो गई, किसी की रियासत को गोद निषेध में डलहौजी ने हड़प लिया। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई, ये तात्या टोपे, नाना साहेब, ये इसलिए लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर को अपना अस्तित्व बचाना था, क्योंकि मुगल केवल दिल्ली तक सिमट गए थे।
तो इस प्रकार से उन्होंने भाग लिया था 1857 की क्रांति। आप ढंग से पढ़ना, कहीं भी उसमें स्वतंत्रता की बात नहीं आएगी, कहीं भी, केवल अपने निजी हितों के लिए। और इसकी शुरुआत ही धार्मिक भावना से होती है कि गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस, तो उसके कारण इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। तो ये कुछ कारण थे, इसीलिए संविधान की आलोचना करते हैं लोग, लेकिन वास्तव में यही था, वकील नहीं होते, पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो संविधान बनता ही नहीं। तो इसमें हमने लिखा कि नेहरू जी ने क्या रखा, उद्देश्य प्रस्ताव, जो आगे चलकर हमारी प्रस्तावना भी बनता है ये। और लिख लो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसको एक्सेप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। बस ये तो हो गया संविधान सभा का निर्माण। अब हेडिंग डालो, संविधान की समितियां। 3-4 समितियां ध्यान में रख लेना, ज्यादा नहीं। संविधान की समितियां, समितियां, संघ शक्ति समिति, पंडित नेहरू, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान, संघीय संविधान समिति, समिति पंडित नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित नेहरू। कार्य क्या करें नेहरू जी पे, पंडित लगा दिया ना आगे, जैसे पंडित लगा दिया, श्री लगा देते हैं किसी नाम के आगे, तो बाद में जी नहीं लगाया जाता। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति प्रांतीय संविधान समिति, इसको छोड़ दे, तो सही बता रहा हूं, अकेला पढ़ा कर। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, परामर्श समिति पटेल। अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श उप समिति H.C. मुखर्जी। मूल अधिकारों संबंधी परामर्श समिति पटेल। मूल अधिकारों संबंधी परामर्श उप समिति J.B. कृपलानी। प्रारूप समिति
7 सदस्यीय समिति। क्या हो गया? ये तो हंस रहा है। 7 सदस्य, कई बी आर अम्बेडकर है ना, तो 7 सदस्यीय समिति। क्या फर्क पड़ता है, भाड़ में जाने दो। 7 सदस्यीय समिति, मस्त राग रहो। किसी और को जाना है तो जाओ। 7 सदस्यीय समिति, प्रारूप समिति में लिखो 7 सदस्यीय समिति। तो इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति। ये लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। आज ये संविधान वाला हो जाता तो कल बस मोटा मोटा मूल अधिकार है वो पूरा करवा देते आपका। लिख लिया? प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति। नंबर 1 पे लिखो बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष। के एम मुंशी। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। गोपाल कृष्ण आयंगर। मोहम्मद सादुल्ला। बी एल मित्र। बी एल मित्र ने बीच में त्याग पत्र दे दिया तो बना एन माधव राव। डीपी खेतान मृत्यु। टीटी कृष्णामचारी। टीटी कृष्णामचारी। बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल कृष्ण आयंगर, मोहम्मद सादुल्ला। बी एल मित्र ने त्याग पत्र दे दिया तो एन माधव राव बना। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई तो टीटी कृष्णामचारी बना। एक चीज ध्यान में रख लेना, वीटी कृष्णामचारी जयपुर वाला अलग है, टीटी अलग है। कई सोचे पहले वीटी लिखा दिया और अब टीटी लिखा दिया। ये हो गए आपके प्रारूप समिति। ठीक है, अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है संविधान के स्रोत, कि हमने संविधान में कौन सी चीज कहां से ली गई है। तो अगली हेडिंग डालो, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत ज्यादा नहीं है, हमें जो याद रह जाए, जैसे ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले 1 नंबर पे लिखो ब्रिटिश संविधान, यानी ब्रिटेन के संविधान से। तो हमारा जो लोकसभा राज्यसभा है द्विमंडलीय व्यवस्था, वो हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। तो सबसे पहला तो यही है, द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल। फिर लिखना मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति
मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना, उत्तरदायी होना। तो आपने देखा होगा जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। एक आपने भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, केग। ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश संविधान से। एक लोगो रिट, जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या लगा सकता है, रिट। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहां अमेरिका की अलग से लेनी पड़ती है और राज्य की अलग से। हमारे केवल भारत की नागरिकता ही लेनी होती है, राजस्थान की अलग से नहीं है। एकल नागरिकता। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसको मतदान में सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही उस पद पर बैठेगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब होता है जिसको सबसे ज्यादा मत मिले उसी को क्या मान लिया जाएगा, विजेता मान लिया जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये सब हमने कहां से लिया है, ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटिश संविधान। फिर हमने लिया अमेरिकी संविधान से, तो नंबर 2 पे लिखो अमेरिका का संविधान। अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान से हमने लिया है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन जनहित याचिका, PIL। इस पे तो मूवी भी बनी ना, जोली LLB। यानी कोई व्यक्ति अगर न्यायपालिका में नहीं जा सकता तो उसके बेस पे दूसरा व्यक्ति उसको रिप्रेजेंट कर सकता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, मूल अधिकार, मूल अधिकार, प्रस्तावना की पहली पंक्ति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। आगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो बात करेंगे महाभियोग की डिटेल से। अभी तो इसमें आपको बस कई बार क्या होता है, सीधा शब्द देगा है कि कहाँ से लिया गया है, या सुमेलित भी करवा सकता है। 4 प्रावधान दे देगा, 4 संविधान दे देगा। तो ये सब हमने कहाँ से लिया है, अमेरिकी संविधान से। फिर है जापान, विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ विधि ने जो प्रक्रिया स्थापित किया है उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार किया जाएगा, उससे अलग नहीं किया जाएगा। पहले यह संविधान में डायरेक्ट नहीं था। ये कब आया सुनो,
मेनका गांधी को विदेश जाना था और मेनका गांधी को विदेश जाने से रोक दिया गया। तब मेनका गांधी ने अपने मूल अधिकारों का हनन बोलते हुए रिट लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे बाहर जाने से क्यों रोका गया। भाई उसको रोक सकते हैं जिस पर कोई अपराध है या बाहर जाने पर रोक लगी हो, उस पर तो कोई रोक भी नहीं थी। तब कोर्ट ने कहा कि आपको बाहर जाने की अनुमति दी जाती है, ये अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। तो आपके विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है, मूल अधिकार है। और तब सरकार ने यह कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों से तभी वंचित किया जा सकता है जब कोई विधि द्वारा नियम बनाया जाए। जैसे कानूनन उसका बाहर जाना नहीं पॉसिबल था, तभी उसको रोका जा सकता है, ऐसे अपनी मनमर्जी से रोका नहीं जा सकता। सरकार ने अपनी मर्जी से रोक लिया। भाई चलती है सरकार की, कांग्रेस का एक मत एक छत्र राज था उस समय, तो इसलिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसमें दो शब्द और आते हैं, नोट लगाकर लिख लेना, नोट लगाओ। विधियों का समान संरक्षण है, नोट में लिखना, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। और एक है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, अमेरिका। विधि के समक्ष समता, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कि जो कानून बना है उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करना, ये तो लिया हमने जापान से। विधियों का समान संरक्षण एक नेगेटिव अवधारणा है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन नहीं आ गया ना शब्द बीच में, कि कानून या विधि या न्यायालय किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और विधि के समक्ष समता का मतलब है समान परिस्थितियों में एक सा व्यवहार किया जाएगा। समान परिस्थितियों में, मान लो कि दो आदमी हैं, उनमें एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर एक ने मर्डर किया और एक ने नहीं किया, समान व्यवहार कब करेंगे? जब दोनों एक ही परिस्थिति में है, या तो दोनों ने किसी को मारा हो या दोनों ही निर्दोष हो, तब उनके साथ क्या किया जाएगा? एक जैसा व्यवहार। तो ये ले लिया हमने जापान से। उसके बाद है आयरलैंड। आयरलैंड से लिया हमने नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। तो हमने राष्ट्रपति का पद तो कहां से लिया? ब्रिटेन से। और उसकी प्रक्रिया कहां से ली? अब कई सोचेंगे कि ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति होता ही नहीं, और ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता, लेकिन वहां पर जो सर्वोच्च मुखिया होती है वो होती है महारानी। तो वहां तो है राजतंत्र, और हमने अपनाया गणतंत्र। तो हमें भी तो एक सर्वोपरि आदमी रखना था, तो हमने उसका नाम रखा राष्ट्रपति। अब कई सोचेंगे कि राष्ट्रपति पद तो हम अमेरिका से ले सकते थे, पर अमेरिका के राष्ट्रपति पद की निर्वाचन प्रक्रिया और भारत के राष्ट्रपति पद की निर्वाचन प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। पहली बात तो कार्यकाल में ही फर्क है, 4 साल होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल। जो पदाधिकारी होते हैं इनका कार्यकाल जो 5 वर्ष लिया है ना हमने, ये भी ब्रिटेन से लिया है। जो लोग सब, ये जो प्रधानमंत्री होते हैं, अभी हाल ही में ऋषि सुनक बने हैं, वहां पे प्रधानमंत्री होता है, इनके भी 5 साल कहां से लिया हमने? दोनों सदनों का कार्यकाल, ये सब ब्रिटेन से। तो राष्ट्रपति तो हमने उस महारानी के तर्ज पर ले लिया कि एक यहां पर भी होगा गणतंत्र में, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया कहां से ली? आयरलैंड से। जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यही तो होती है उसकी निर्वाचन प्रक्रिया। वो ये कहां से लिया? आयरलैंड से। फिर ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा,
प्रस्तावना की भाषा, और लिया हमने यहाँ से समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची। ये ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। और बताओ कोई देश। फ्रांस से क्या लिया हमने? गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ठीक है। क्या बोला? रूस। तो रूस से क्या लिया हमने? मूल, कर्तव्य। जर्मनी, आपातकालीन उपबंध। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये लो। बाकी तो 1935 का भारत शासन अधिनियम था। ये यूपीएससी, संघ सूची सब उसी से है। कनाडा से जो राष्ट्रपति, इनकी केंद्र द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है वो कनाडा से लिया हमने। ये मोटा मोटा 4-5 ध्यान में रख लेना, बहुत है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान शुरू करने से पहले एक लास्ट पॉइंट बचा है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। बस उसके बाद में संविधान करेंगे। मोटा मोटा विशेषताएं पूछ लेते हैं कई बार। क्या हो गया? है तो नॉर्मल सी बातें, लेकिन कर लेते हैं। उसमें 1-2 बातें हैं एकात्मक और संघात्मक लक्षण में। बस हेडिंग डालो भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये मैं लिखा ही देता हूं, बाकी आपको सबको आता भी है। ये भारतीय संविधान की विशेषताएं, अरे पता है होगा ना, नम्य नम्य का मिश्रण है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, मूल अधिकार शामिल है, नीति निर्देशक तत्व शामिल है। लिखो भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, इन्वर्टेड कोमा में एक कोटेशन लिखना। हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान विश्व का, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर से आप, ऊपर से आप आ, तो अब जा आराम से। कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह कहा था हरि विष्णु कामथ ने। हरि विष्णु कामथ। क्या हो गया? हस्तलिखित नहीं है, लिखित। पहली विशेषता में बात करेंगे, थोड़ा सा संयम रख। अगला स्टेटमेंट लिखो।
इन्वर्टेड कोमा में, मैं अनुभव करता हूं, जिसने ये कहा है उसके अकॉर्डिंग मैं अनुभव, बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट है ये, मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य तथा लचीला है कि ये युद्ध काल व शांति काल में देश की एकता बनाए रखने में सक्षम है। यानी चाहे युद्ध हो जाए चाहे शांति रहे, हर कंडीशन में भारतीय संविधान देश की एकता को बनाए रखेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो तब उनके साथ रहते प्रीचार्ड, म्यूटिनी इन राजपूताना। प्रीचार्ड ने कहा था कि अगर 1857 की क्रांति में सैनिक अजमेर चले जाते तो राजस्थान के रियासतों के शासक क्रांतिकारियों के साथ होते। उसने कहा कि ये बिना पेंदे के थे रियासत के शासक, अगर अंग्रेज जीत रहे तो अंग्रेजों के साथ हो जाते, क्रांतिकारी जीतते तो क्रांतिकारियों के साथ हो जाते। कोई म्यूटिनी इन राजपूताना आपने किताब सुनी होगी, प्रीचार्ड ने तो लिखी थी, वो उसी का स्टेटमेंट है। तो कहाँ से याद आ गया तुझे अब ये? उस दिन मुझे ध्यान नहीं होगा ना, तो प्रीचार्ड नाम याद नहीं आया होगा। इसमें लिखो, नंबर 1 पे लिखो विशेषता। विश्व का नंबर 1 लिखो, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अब इसने बोला हस्तलिखित, मुंह से लिखित कौन सा संविधान है? अब पहली बात तो ये कि जो ये समझता है कि कॉपी पेन लेके लिखा गया वो लिखित है, तब तो वो है गलत। लिखित और अलिखित का फर्क कोई बता सकता है आप में से? बता। ये तो कॉपी पेन वाली वो बात कर रहा है। अभी एक बैच में था तो वो मैंने एक जगह तो लिखा है रचना, एक जगह लिखा है कृतियां। एक जना बोलता है सर इनमें फर्क क्या है? मैंने कहा भाई एक तो लेट के लिखी जाती है, एक टेबल कुर्सी पे बैठ के लिखी जाती है। तो ये कह रहा है कॉपी पेन से लिखी जाती है। और एक डोकासू, वो पहले वाले लिखते थे ना, एक शाही की दवात रख के उसमें वो। अच्छा रुको 1 मिनट, ये लिखित है लिखित में फर्क बता रहा है, वो बताऊंगा मैं आपको। हाँ बता। एक तो खोद के, तो ये प्रशस्ति पे उत्कीर्ण थोड़ी है, संविधान है। लिखित और अलिखित तो दोनों लिखे होते हैं, उनका पूरा ऐसी किताब होती है संविधान की। फर्क ये होता है कि ब्रिटिश जो संविधान है वो कोई संविधान सभा ने बैठ के नहीं लिखा। जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी, जैसे कि लोकसभा का, जैसे वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई व्यक्ति टाई पहन के आएगा, ये पुरानी एक परंपरा अगर चली आ रही है तो यही वहां का संविधान है। जबकि यहाँ का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लेकर और फिर तैयार किया गया 0 से। जबकि वहां का संविधान परंपराओं से चला आ रहा है, जो भी रूढ़िवादिता थी, जो भी उनके परंपराएं थी, उनके आधार पर वहां का संविधान। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भाग लिखो, भाग 22 है, अनुसूची लिखो 8 है, वर्तमान 12 है। मैं मूल संविधान की बात कर रहा हूं ना। ऐसे तो अनुच्छेद ही 450 से ऊपर गए, पर 395 ही करने एग्जाम में पूछ ले तो। अनुच्छेद 395, ये है भारत का संविधान। तो जब भी अगर आपको पूछ ले भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है, तो उसमें से देख लेना ऐसा कोई पॉइंट जो नकारात्मकता दिखाता हो संविधान के प्रति। तो ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया। नंबर 2 पे लिखो,
कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण, कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। और बता, मूल अधिकार है हमारे संविधान में, मूल अधिकार भी हैं, नीति निर्देशक तत्व भी हैं। सरकार के लिए इनमें से कौन सी चीज अच्छी रहती है, मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि मूल अधिकार सरकार को कमजोर करते हैं, क्योंकि वो नागरिकों को मिले हुए हैं सरकार के विरुद्ध। जबकि नीति निर्देशक तत्व है, माने तो माने सरकार, नहीं माने तो नहीं माने। आज भी समान नागरिक संहिता नहीं लागू हुई तो कोई नागरिक कोर्ट में नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप जा सकते हो कोर्ट में। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संसदीय संप्रभुता व न्यायिक स्वतंत्रता में समन्वय, समन्वय, एकात्मक व संघात्मक, एकात्मक व संघात्मक लक्षणों का मिश्रण, एकात्मक व संघात्मक लक्षणों का मिश्रण, एकात्मक व संघात्मक लक्षणों का मिश्रण। तो बाकी तो आप आराम से कर दोगे। अब इसमें से जो याद रखने वाली चीज है वो है एकात्मक लक्षण कौन से होते हैं और संघात्मक लक्षण कौन से होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से एकात्मक है या संघात्मक है तो एक चीज माइंड में रहनी चाहिए आपके। देखो सुनो, अगर पूछ ले कि निम्न में से एकात्मक लक्षण है तो आपको उस ऑप्शन में से वो लक्षण देखना है जो केंद्र सरकार को मजबूत बनाता है और राज्यों को कमजोर बनाता है। वो लक्षण क्या कहलाता है? एकात्मक। जैसे इकहरी नागरिकता, ये एकात्मक लक्षण है क्योंकि संसद के पास अधिकार है नागरिकता छीनने और नागरिकता देने का, राज्यों के पास नहीं है। दूसरा, इकहरी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो कह दिया, हो गया ना। तीसरी बात, आपातकाल, जब आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो राज्य की विधानसभा कुछ नहीं कर सकती, सारे अधिकार संसद के पास चले जाते हैं कि नहीं, हो गया राज्य कमजोर। तो ये भी कैसा लक्षण है? एकात्मक। चौथा सुनो, अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस आईपीएस, ये जितने भी होते हैं ये केंद्र सरकार द्वारा भेजे जाते हैं राज्य में, हो गया। उसके अलावा राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं। और कई जगह तो आपने देखा होगा गड़बड़ भी कर देते हैं, जैसे बहुमत स्पष्ट नहीं होता तब छोटे वाले दल को बुला लेते हैं। ऐसा गोवा में हुआ था, इससे पहले इंदिरा गांधी के समय हुआ, अभी मोदी सरकार में गोवा में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, फिर दल बदल निरोधक कानून के तहत उनको वापस निरस्त कर दिया गया था और फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी। देखा होगा आपने, शायद कोविड के बाद की बात है, ये कर्नाटक में चला था ना ये सारी। तो ये चीजें किसको मजबूत कर रही हैं? और बताऊं, संघ सूची के विषयों के अलावा जो संवर्ती सूची होती है उस पर जब कानून बनता है राज्य और केंद्र का तो केंद्र वाले को मान्यता मिलती है। तो ये भी हो गया। अब आओ संघात्मक, ऐसे लक्षण जो राज्यों को मजबूत बनाते हैं, जैसे राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ये किसको मजबूत बनाता है? उनको बनाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, मैंने कहा इकहरी न्यायपालिका है, एकात्मक लक्षण है, पर स्वतंत्र है
उसके लिए केंद्र और राज्य में भेदभाव नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो जो लक्षण राज्यों को करते हो, जैसे राज्य सूची के विषय हैं, वो भी तो विधानसभा द्वारा बनाए जाते हैं उन पे कानून। तो ये सारी चीजें किसको रिप्रेजेंट करती हैं? संघात्मक। तो इसमें 5-5 4-4 आप उदाहरण लिख लो। तो सबसे पहले आप लिख लो एकात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण में पहला लिखो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एक आपने नाम सुना होगा अवशिष्ट शक्तियां। ये भी दूसरा पॉइंट लिखो, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पक्ष में, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पक्ष में रहती हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पक्ष में रहती हैं। अगला लिखो एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना उसमें ऑप्शन में कि कौन सा केंद्र को मजबूत बनाता है, कौन सा राज्य को मजबूत बनाता है। एकीकृत न्यायपालिका। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका कंप्लीटली संघात्मक है, वहां पर कोई भी राज्य कभी भी अमेरिका से अलग हो सकता है, पर भारत में नहीं हो सकता। 50 स्टेट है वहां पे, उनके अपने अपने रूल रेगुलेशन है। जैसे कैलिफोर्निया का अपना है, शिकागो का अपना है, जितने भी वहाँ के प्रांत हैं उनके उनके जो सजा होती है ना मृत्युदंड की, मर्डर करने पर, उनके अपने अपने कानून है। जबकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट कहती है। और जो हाई कोर्ट होता है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी केंद्र के द्वारा ही की जाती है, राष्ट्रपति करता है। आपको बता दूं, राज्यपाल माइंड में आ जाता है कई बार जल्दबाजी में, ध्यान रखना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल का कोई रोल नहीं है। राज्यपाल केवल जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं ना उनमें जजों की नियुक्ति करता है। बाकी जो हाई कोर्ट है, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट, तो इसके जजों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति तो रबड़ की मोहर की तरह होता है, सब काम कौन करवाता है? केंद्र सरकार करवाती है। प्रधानमंत्री बोलना थोड़ा ठीक नहीं है, मंत्रिमंडल बोल सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 74 कहता है मंत्रिमंडल परिषद है वो इसकी सहायता करेगी। एकीकृत न्यायपालिका। उसके बाद लिखना आपातकाल के समय, आपातकाल के समय केंद्र प्रभावी। आपातकाल के समय केंद्र प्रभावी। अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं वर्तमान में। ये अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। हाँ पी बिल्कुल अखिल भारतीय सेवाएं। अब लिखो संघात्मक लक्षण। संघात्मक लक्षण। संघात्मक लक्षण में नंबर 1 पे लिखो संघात्मक लक्षण शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, संघात्मक लक्षण शक्तियों का बंटवारा। दूसरा लिखो स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। लिखो कठोर संविधान। कठोर संविधान। अब देखो 2 शब्द आते हैं ऐसे समझने के लिए, कठोर और लचीले का मिश्रण है। लचीला तो एकात्मक लक्षण है, कठोर
संघात्मक लक्षण है। कैसे? लचीले का मतलब है संसद अपने साधारण बहुमत से संविधान संशोधन कर सकती है कुछ विषयों पर, तो हो गया ना मजबूत। कठोर का मतलब है ऐसा संविधान संशोधन है जिसमें आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की अनुमति आवश्यक है, जैसे जीएसटी बिल आया था तो वहां पर राज्यों की अनुमति आवश्यक है, इसलिए कठोर है संविधान संशोधन। तो जब कठोर होता है तब राज्यों की वैल्यू आई ना, आधे से ज्यादा राज्यों की, तो वो कैसा लक्षण है? संघात्मक। और लचीला है तब कैसा है? एकात्मक। और एक लिख लो, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। ये कैसे लक्षण है? संघात्मक लक्षण है। इसीलिए पहली लाइन क्या, पहले अनुच्छेद की, भारत राज्यों का एक संघ होगा, भारत राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन पॉसिबल नहीं था ना हर चीज राज्यों में बांट दी जाए, इसलिए कुछ लक्षण एकात्मक है और कुछ संघात्मक है। तो ये आपका हो गया संविधान निर्माण। अब एक एक पॉइंट लेंगे। सबसे पहले लेंगे प्रस्तावना, छोटी सी बात है प्रस्तावना की। प्रस्तावना, 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 प्रस्तावना के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग। भाग नंबर 1 है संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत। तो बताओ संविधान का स्रोत क्या है? क्वेश्चन आता है कई बार कि भारतीय संविधान का स्रोत निम्नलिखित में से है। अब बताओ आप, भारत की जनता। संविधान का स्रोत क्या है? भारत की जनता। अब कितना कॉमन सा क्वेश्चन है, अब इसका उत्तर आपने बहुत बार पढ़ा है लेकिन फिर भी आप इससे रिलेट नहीं कर पाए। प्रस्तावना की पहली लाइन क्या है? अब रुक जाओ, फिर बीच को डेश डेश चलने दो। सबसे लास्ट की लाइन क्या है? अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित अधिनियमित अंकित करते हैं। तो कौन कर रहा है अंगीकृत? हम भारत के लोग। तो संविधान का स्रोत भारत के लोग ही तो है। संविधान सभा ने कहाँ लिखा है? उसने लिखा है इस संविधान सभा में। जबकि पहली लाइन है हम भारत के लोग, फिर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उसकी भी बात करेंगे। फिर लास्ट में है ना अंगीकृत करते हैं, तो संविधान को हम भारत के लोग अंगीकृत करते हैं, यही तो है पूरी। तो इसका मतलब संविधान का स्रोत क्या है? भारत की जनता, भारत की जनता। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि संविधान का स्रोत क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत की जनता। और इसमें आप लिख सकते हो प्रस्तावना की पहली लाइन, आपकी हर बोर्ड की बुक पे होती है पर कभी पढ़ी नहीं होगी हम, क्योंकि उस पे तो हम कवर चढ़ा लेते हैं हम भारत के लोग, सब तेरे जैसे ठरकी थोड़ी हैं। तो हम भारत के लोग, नहीं बचपन से आदत रहती है ना उसको कवर चढ़ा के स्टेपल करके, तो वो मूल कर्तव्य और प्रस्तावना वो हमेशा उसी में रहती है। हम भारत के लोग, संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग। दूसरा इसका घोषणात्मक भाग है कि भारत का संविधान कैसा है। तो हम भारत के लोग, भारत को एक। अब इसमें जो शब्दावलियां हैं वो लिखता हूं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। क्रम पूछते हैं कई बार शब्दों का, फर्स्ट ग्रेड में तो शब्दों की संख्या और पूछी गई है एक बार। समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये दूसरा भाग है सब प्रस्तावना का। 4 भाग हैं, दूसरा भाग ये है घोषणात्मक भाग, कि हम घोषणा करते हैं कि भारत कैसा है। तो भारत कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य।
अब इनकी वर्णन नहीं लिखना आप लोगों के, इतना नहीं आता हमें, तो क्या 15-15 20-20 शब्द भी तैयार करने थे इन पे मेंस में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है हमारे द्वारा लिए गए सारे निर्णय हम खुद लेंगे, किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव में नहीं आएंगे। यानी चाइना हमारे ऊपर कोई भी हमारे निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संपूर्ण प्रभुत्व के लिए उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी दूसरा देश हम पर शासन नहीं करेगा, यानी हम खुद के मालिक खुद हैं। समाजवादी का मतलब है जो संसाधन है उनका उचित तरीके से बंटवारा किया जाए। जैसे सुनते हो ना, पैसे वाला होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। समाजवादी अवधारणा का मतलब है जो संसाधन है उनका बराबर रूप से सभी में क्या किया जाए, वितरण किया जाए। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारतीय राज्य किसी भी धर्म या पंथ को नहीं मानता, सब अपने अपने। इसका मतलब यह नहीं है कि वो सबको कहता है कि आओ हर धर्म को हम स्वतंत्रता देते हैं। भारत पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का खुद का ना तो कोई पंथ है ना कोई धर्म है, ना तो हम हिंदू हैं ना हम मुस्लिम हैं, ना कोई हम दादूपंथी हैं ना कोई और है। लेकिन क्या भारत वास्तव में एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? क्यों नहीं है? अगर आपने बोला हाँ तो बताओ क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं है? तो क्या मानता है कि नहीं है? अरे भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है या नहीं, 100 शब्दों में वर्णन करना है। देखो लास्ट में तो यही लिखना पड़ेगा कि भारत एक पंथ निरपेक्ष है, लेकिन मैं ये कहता हूं भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, आलोचनात्मक विवरण दीजिए। यानी आलोचनात्मक यानी नेगेटिव रेस्पेक्ट में, तब आपको कुछ उल्टे भी बोलने पड़ते हैं। जैसे हज सब्सिडी, आप किसी धर्म विशेष को हज सब्सिडी दे रहे हो, आप तीर्थ यात्रा के लिए लोगों को मोक्ष कलश जैसी योजनाएं चलाती है राजस्थान सरकार। इनका मतलब जैसे आप मदरसों को या जो धर्म को बढ़ाने वाली संस्थाएं होती हैं उन्हें अनुदान प्रदान कर रहे हो, तो कुछ चीजें ऐसी हैं। और इसके पीछे का कारण यह है कि भारत कंप्लीटली धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं बन सकता जब तक अनुच्छेद 44 लागू नहीं होता, समान नागरिक संहिता। अब आप बोलते हो कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो हिंदू विवाह अधिनियम और मुस्लिम विवाह अधिनियम में फर्क क्यों है फिर भाई? धर्मनिरपेक्ष का मतलब तो सभी बराबर हो गए, सभी धर्म। तो एक हिंदू तो एक ही विवाह कर सकता है, मुस्लिम 4 विवाह कर सकता है। तो हाल ही में धीरे धीरे समान नागरिक संहिता ला रहे हैं। जैसे 3 तलाक के विरुद्ध आपने देखा होगा कि उसको अवैध घोषित कर दिया भाई सुप्रीम कोर्ट ने। पहले 3 तलाक था तो उसको कर दिया, तो अलग अलग बने उन्हें। तो इसलिए लेकिन लास्ट में हमें कंक्लूजन यही लिखना होता है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव, तो हमने हमेशा यही सीखा था। लास्ट की 15-20 लाइन जब एग्जामिनर पढ़े तो उसको ये लगे कि बंदा पॉजिटिव है, तो लास्ट में ये लिखना होता है कि इन सब के बावजूद भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे राज्य का मतलब राजस्थान नहीं है, भारत को राज्य बोला जाता है पॉलिटी में। तो भारत अब आओ, अब आज आपको प्रस्तावना ही याद करवाता हूं जो कभी नहीं किया आपने। ये कंटिन्यू है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब रुक जाओ, अब तीसरा भाग शुरू होगा। तो रुक जा, अब उसके समस्त नागरिकों को, क्या हो रहा है? जिसकी जय दे दी आज क्या लिया जी की कराओगे तो जय। उसके समस्त नागरिकों को, देखो क्या क्या देते हैं हम, देखना एक चीज, हम सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कि नहीं? हम उनको समता देते हैं, स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, समता भी देते हैं। उन्हें उपासना, धर्म, अभिव्यक्ति, इन सब की हम क्या प्रदान करते हैं? स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो तीसरा भाग है विवरणात्मक भाग। विवरणात्मक भाग विवरणात्मक भाग में सबसे पहला पॉइंट आता है न्याय। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? न्याय। कैसा कैसा न्याय देते हैं? आर्थिक, सामाजिक,
राजनीतिक, राजनीतिक। तो न्याय कैसा कैसा? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो आपको पूछ ले प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार के न्याय का। उसके बाद देते हैं स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म की स्वतंत्रता, समता, प्रतिष्ठा व अवसर की, प्रतिष्ठा व अवसर की समता, देश की अखंडता व बंधुता, अखंडता व बंधुता बढ़ाने वाली भावना, अखंडता व बंधुता बढ़ाने वाली भावना। अब ऊपर से देखो एक बार दोबारा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म की स्वतंत्रता देने, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्रदान करने तथा देश की अखंडता व बंधुता बढ़ाने वाली भावना का विकास करने के लिए इस संविधान सभा में मिति शीर्ष मार्ग व शुक्ल सप्तमी को 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। तो चौथा पार्ट है इसका लागू होने की तिथि, बस जो कल है, आज ही है, आज संविधान दिवस है भाई, इसीलिए मैंने आज ही पढ़ाया है आपको। लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। क्या हो गया? हाँ, 26 नवंबर 1949 को साइन कर दिया उन्होंने। 16 अनुच्छेद लागू कर दिए, फिर बोले कि बाकी तो हम 26 जनवरी को ही करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते थे वो, पर वो तो 15 अगस्त को ही भाग गया माउंट बेटन। वही नेहरू जी की दया। नहीं, नेहरू जी क्यों रोकना चाहता था? नेहरू जी की भाभी जी की दया, समझ लिया। तो कौन सा नशा करता है ये बता? तू सस्ता नशा करता है कोई? ये हो गया लागू होने की तिथि। अब एक चीज, एक क्वेश्चन बता दो आप मुझे, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता? तो अब सुन लो, अब कहीं कह रहे हैं नहीं हो सकता, तो ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कैसे जोड़े? ये 46वें संविधान संशोधन, अरे 42वें 1976 में हुआ था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। अब पूरी बात सुन लेना। एक 1965 से लेकर 1970 के बीच में सुप्रीम कोर्ट में 3 वाद हुए। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, एक हुआ था गोलकनाथ वाद। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए उसमें संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, यहां तक तो संविधान में, प्रस्तावना में संशोधन नहीं हुआ। फिर एक भारत में एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जो हर चीज में प्रॉब्लम करता था सुप्रीम कोर्ट के, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद।
और इसका फैसला आया था, 13 जज बैठे थे इसमें। अब तक का सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है ये 13। अब अगर इसको बदलना है ना इसके फैसलों को, तो 15 जजों की पीठ बैठेगी तभी बदला जाएगा। एक नियम और होता है, आप कई बार देखते हो ना, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया, 5 जजों की पीठ ने, तो उस फैसले को तभी बदला जा सकता है जब से उससे ज्यादा की पीठ बैठे। तो 24 अप्रैल 1973 को फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगर आपको संविधान को समझना है तो प्रस्तावना को पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए प्रस्तावना अगर संविधान का भाग है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। और इसी के कारण 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रस्तावना में केवल आज तक एक बार संशोधन किया गया है, 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसमें लिखो प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन। क्या ये तो प्रस्तावना लिखा थी ना, पूरी लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। अब आगे है प्रस्तावना में संशोधन, लाल पेन से लिख लो, प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, क्रम से ही लिख लो ये शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और शब्द नहीं है इसमें, 3 शब्द ही जोड़े हैं, और तो कनेक्टिव है, इसमें शब्द जोड़े गए हैं। नोट लगा के लिखना, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। बताओ किसने कहा? कह दिया नेहरू जी ने। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। मत दिमाग पे जोर लगाओ, क्योंकि जो मैं नाम लिख रहा हूं वो आपने लाइफ में पहली बार सुने हैं। अब किसी ने सुन लिया तो पता नहीं। एमवी पायली, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। एन पालकी वाला। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये लो।